नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह संविधान निर्माण है। इसका आधा चैप्टर हमने पिछले जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में दक्षिणी अफ्रीका के संविधान के अंतर्गत पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण। अब भारतीय संविधान के निर्माण करने से पहले, चर्चा करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। चलिए अब हम हमारे मेन टॉपिक पर चलते हैं, संविधान निर्माण। देखिए, जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिणी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व के आधार पर कठिन परिश्रम से साउथ अफ्रीका को 1994 में 26 अप्रैल 1994 को आज़ादी मिली और वहाँ जो संविधान बना उसने जो गोरे लोगों के उनके ऊपर किए गए अत्याचार थे उन अत्याचारों को बुलाकर सभी चीज़ों को मापदंडों के आधार पर समाहित करके, मतलब गोरे लोगों ने अत्याचार किए थे उन अत्याचारों को बुलाकर वहां के अश्वेत जो मूल निवासी थे उन मूल निवासियों ने इस प्रकार संविधान बनाया, जिस संविधान की बदौलत जो कल तक अफ्रीका, जो दक्षिणी अफ्रीका 26 अप्रैल 1994 के पहले तक रंग भेद नीति के आधार पर होने वाले अत्याचार के लिए जाना जाता था, वह अफ्रीका अब 26 अप्रैल 1994 के बाद में संविधान के लिए जाना जाने लगा। अब देखिए, भारतीय संविधान निर्माण के समय इस प्रकार की परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों को देखकर हमारे यहाँ का नेतृत्व करने वाले लोग एक तरह से उसे चुनौती मान रहे थे, क्योंकि हमारी परिस्थितियां थोड़ी अलग थी। हाँ, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से हमारी परिस्थितियां थोड़ी सामान्य थी, क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद नीति के से आज़ादी मिलने के बाद संविधान का निर्माण हुआ था, जबकि हमारे यहाँ पर संविधान का निर्माण सामान्य परिस्थितियों में हो रहा था। परंतु हमने 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के बाद जो हमारे सामने समस्या आई, उन समस्याओं के आधार पर हमारे लिए भी संविधान एक चुनौती बन चुका था, क्योंकि अंग्रेजों ने देश को आज़ादी देते समय यह घोषणा कर दी थी कि भारत में रहने वाली प्रत्येक रियासत जो पाकिस्तान में मिलना चाहती है वो पाकिस्तान में जा सकती है और जो रियासत भारत में मिलना चाहती है वो रियासत भारत में मिल सकती है। साथ ही ये भी कह दिया कि अगर कोई रियासत मान लीजिए भारत में भी नहीं मिलना चाहती है और पाकिस्तान में भी नहीं मिलना चाहती है तो वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। अब भारत के संविधान का निर्माण करने से पहले बहुत सी समस्याएं थी। हर लोगों को, हर रियासत को समाहित करना था, उन सब की राय लेनी थी और ऐसा संविधान का निर्माण करना था जिससे आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति हो। कल संविधान बनने के बाद लोगों को इस प्रकार का किसी प्रकार का तनाव ना रहे कि मेरे द्वारा जो विचार लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी उन विचारों के आधार पर देश नहीं बन पाया। इसलिए हमारे यहाँ पर संविधान बनाया गया है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। देखिए, संविधान का निर्माण करने में हमें भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, परंतु हमारे यहाँ के जो इसके आत्म नेतृत्व था उस कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान निर्माण के प्रति जो अपनी संलग्नता थी उसके आधार पर ऐसा संविधान बनाया जो दुनिया के सामने उदाहरण बन गया। देखिए, उदाहरण की बात करते हैं हम। 1922 में सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय लोगों के द्वारा भारत का संविधान निर्माण की बात कही गई थी। कब? 1922 में महात्मा गांधी। ये पहली बार था जब भारतीयों को भारत का संविधान निर्माण की बात कही गई थी, परंतु अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव पर, इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज हमेशा भारत के संविधान की आजादी की बात पर नाकानी करते रहते, परंतु जब द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया तो द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड जर्मनी के खिलाफ गुट में लड़ रहा था। अब इंग्लैंड को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने 1939 में जब भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी युद्ध में, तो भारतीय लोगों के द्वारा, भारत नेतृत्वकर्ता के द्वारा यह शर्त की गई कि आप हमें आजादी दें और हमारे संविधान निर्माण की छूट दें तो भारतीय सैनिक आपके साथ युद्ध में लड़ेंगे।
1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा पहली बार अंग्रेज सरकार ने भारत के संविधान निर्माण की बात को तवज्जो दिया। 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी सरकार आई तो उसने पहली बार जनता के सामने यह एहसास करवाया कि भारत को जल्दी आज़ादी दी जाएगी और उसके संविधान का निर्माण भी हो जाएगा। 1946 में एक 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन बना जिसे भारतीय संविधान निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। कैबिनेट मिशन भारत आया और उसने यहाँ पर जांच पड़ताल करने के बाद, यहाँ की रूपरेखा देखने के बाद में यह प्रस्ताव रखा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की वयस्क नागरिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति बालिग हो चुका है उसके वोट के आधार पर संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी व्यक्ति को यह मलाल ना रहे कि संविधान सभा में मेरा योगदान नहीं रहा। परंतु मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग किए जाने के बाद धार्मिक बंटवारा, सांप्रदायिक बंटवारे के आधार पर इस्लाम के लिए पाकिस्तान की मांग किए जाने पर इस देश का माहौल थोड़ा बिगड़ गया। स्थिति बिगड़ जाने के बाद 1935 अधिनियम के द्वारा जब प्रत्येक जो हमारे यहाँ पर रियासतें थी, प्रत्येक यहाँ की जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में विधानसभा का गठन किया गया था 1935 के द्वारा। तो कैबिनेट मिशन ने यहाँ के विधायकों को यह अधिकार दिया कि आप अपने अपने क्षेत्र में से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करें। शर्त यह रखी गई मापदंड के आधार पर कि 10 लाख पर एक सदस्य चुना जाएगा। 10 लाख, मान लीजिए किसी क्षेत्र की आबादी 10 लाख है तो वहां से संविधान सभा के लिए एक सदस्य, और किसी क्षेत्र की आबादी अगर 1 करोड़ है तो वहां पर संविधान सभा के लिए 10 सदस्य चुने जाएंगे। संविधान सभा के मापदंड के आधार पर संविधान सभा तैयार हो चुकी थी और अब संविधान के लिए शुरुआत की जा चुकी थी कि संविधान के लिए अब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा के निर्माण को लेकर जब बात आगे बढ़ी तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान का सांप्रदायिक बंटवारा तय हो चुका था। अब पहले तो भारत पाकिस्तान का एक संविधान सभा थी, परंतु अब जब पाकिस्तान भारत का बंटवारा तय हो चुका था तो अब भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा भी अलग बन चुकी थी। अंत में 296 संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव हुए। उनमें से 208 कांग्रेस को और 73 वोट मुस्लिम लीग को पड़े। परंतु जब बंटवारा तय हो चुका था तो अब संविधान सभा भी 2 भागों में बढ़ चुकी थी और भारतीय संविधान सभा के लिए अंतिम वोटिंग के आधार पर संविधान सभा बनाई गई और संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान के लिए संसद के केंद्रीय हॉल में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सुबह 11 बजे विधिवत रूप से सभा का उद्घाटन किया गया। डॉक्टर फजलानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा और उनके नेतृत्व में संविधान सभा थी, उन्होंने 7 सदस्यीय एक प्रारूप समिति बनाई। उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। संविधान सभा को बनाने के लिए भीमराव अम्बेडकर उनके साथ जो समिति थी उन समिति ने बहुत से प्रयास किए और एक लंबे प्रयास के बाद में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सामने संविधान का प्रारूप बनाकर पेश कर दिया कि हमारा भारतीय संविधान इन मापदंडों के आधार पर ऐसा बना है। अब इसमें कुछ संशोधन करना हो, नई चीज जोड़नी हो, बढ़ाना हो, घटाना हो, ये संविधान सभा के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। जिस दिन संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उन लोगों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर कर दिए और 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया। यह एक ऐतिहासिक दिन था, इसलिए
हर वर्ष 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अब देखिए, ये तो संविधान की चर्चा कि संविधान के निर्माण में क्या प्रक्रिया अपनाई गई, परंतु संविधान का निर्माण करते समय लोगों के बहुत से सपने थे, बहुत से वायदे थे, उसके आधार पर संविधान का निर्माण किया जाना था। देखिए, भारतीय संविधान के लिए बहुत से विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर मान लीजिए हमारा संविधान बुरा होता है, किसी देश का संविधान अगर गलत होता है और उस देश में नेतृत्व करने वाले जो सरकार है, नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति है वो सही होते हैं, तो गलत संविधान को भी सही तरीके से चलाकर वो देश का विकास कर सकते हैं। जबकि अगर देश के नेतृत्व करने वाले गलत होते हैं, सरकार गलत होती है, तो कितना ही अच्छा संविधान बन जाए, उस संविधान के आधार पर भी देश में गलत हो सकता है। संविधान निर्माण के पीछे बहुत से बुनियादी सपने थे। लोगों के सपने थे कि हमारा संविधान कैसा बनना चाहिए। देखिए, दुनिया में बहुत से देशों में, लोकतंत्र देशों में जो संविधान बना है, वहाँ के लोगों की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि वहाँ पर संविधान का निर्माण उनकी राय मशवरे से नहीं किया गया। परंतु हमारे यहाँ पर जब प्रांतों में 1935 अधिनियम के द्वारा सभी प्रांतों विधानसभाएं बन चुकी थी, तो वहाँ के विधायकों को कार्य करने का अनुभव हो चुका था। इसलिए भविष्य में जब संविधान सभा बनाई गई तो उस संविधान में हमारे यहाँ के लोगों को सपने थे, क्योंकि आजादी की लड़ाई में जब लोगों ने योगदान दिया था तो कुछ सपनों को लेकर उस आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उन्हें सोचा था भविष्य में जब हमारा देश आजाद होगा तो वहां पर कानून बनाने वाले हमारे व्यक्ति होंगे और हम आजाद और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी पाएंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जब प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जब संविधान निर्माण की शुरुआत की तो उनके दिमाग में एक बात थी कि भविष्य में किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव ना हो, न जाति में न आर्थिक आधार पर। उन्होंने कहा भी था कि संविधान निर्माण के बाद में हम लोग बराबर के कानून की नजरों में बराबरी के हकदार रहेंगे, परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े हुए रहेंगे। मतलब आर्थिक रूप से एक दूसरे में भेदभाव रहेगा। मतलब बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर कुल मिलाकर इस प्रकार संविधान निर्माण करते थे जिससे आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले प्रत्येक भारतीय व्यक्ति जो भारत में रहता था, उस नागरिक को इस संविधान को बन जाने के बाद में अपने मन में ग्लानि ना रहे कि मेरे द्वारा इस संविधान में मेरे लिए ये कमी रख दी गई है। मुझे आजाद भारत में जिस आशा को लेकर मैंने योगदान दिया था वो नहीं मिल पाई है। सभी को बराबरी का हक देने के लिए संविधान ऐसा बनाया गया, जो पिछड़े हुए लोग थे उन पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ने के लिए अवसर दिया गया और आरक्षण की व्यवस्था की गई। और इस पूरे संविधान को देखने के बाद में हमें चर्चा जब करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि इस पूरे संविधान सभा के अंतर्गत एक व्यक्ति में नजर नहीं आता, महात्मा गांधी। संविधान सभा में उनका रोल कहीं भी नहीं है, परंतु उन्होंने यंग इंडिया जो उन्होंने 1931 में लिखी थी, उस किताब में अपने संविधान की जो आशाएं थी, संविधान कैसा होना चाहिए उनके हिसाब से, उन विचारों को प्रकट कर दिया था। और संविधान सभा में उनके विचारों से सहमत बहुत से व्यक्ति संविधान सभा में हिस्सा ले रहे थे। हमारे संविधान जो निर्माण हुआ 26 जनवरी 1950 को जो लागू किया गया, उस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और 64 लाख रुपए का खर्चा उस समय आया था। हमारे संविधान में उद्देशिका में एक प्रस्तावना के साथ में जो प्रस्तावना है उसके साथ में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जो कि मूल संविधान के अंतर्गत वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो चुके हैं। इसके आधार पर हमारा संविधान दुनिया के सभी संविधानों में विशेष है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक देशों में संविधान हो,
संविधान जो होता है वो राजतंत्रात्मक जो शासन होता है वहां भी होता है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि जहां संविधान हो वहां लोकतंत्र ही हो। राजतंत्रात्मक शासन में बहुत बार संविधान का निर्माण किया जाता है। संविधान का मतलब ये होता है कि आधारभूत कानूनों का ढांचा, मतलब भविष्य में सरकार को चलाने के लिए हम जिसका निर्माण करने, सरकार को चलाने के लिए हम जिन कानूनों को बनाने वाले हैं उन कानूनों को संविधान के द्वारा देखकर हम निर्माण कर सकते हैं। देखिए, भारत का संविधान ऐसा बनाया गया था जिसमें पूरी तरह से शक्तियों को बांट दिया गया था, साथ ही भविष्य में संस्थाओं का स्वरूप भी तय कर दिया गया था। भविष्य में प्रतिनिधि जो हमारे लोक प्रतिनिधि होते हैं उन प्रतिनिधियों के चुनाव से लेकर उनकी योग्यताएं, साथ ही सभी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था, जिसके आधार पर संविधान को लेकर भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो। अब समस्या हो भी तो समस्या के समाधान के लिए, क्योंकि उस समय बहुत से विषय ऐसे थे जिनका निर्माण नहीं हो पाया था। अब कुछ विषय नए आते हैं। कहा जाता है कि बीमारी पहले आती है उसके बाद में उसकी दवा आती है। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी बीमारी को आने के पहले ही हम उसकी दवा इजाद कर ले। तो भारतीय संविधान में भी यही था। भारतीय संविधान में भी बहुत से बिंदु ऐसे थे जिन बिंदुओं को भविष्य में आना था तो उसके लिए उस संविधान में कुछ प्रावधान नहीं किए गए थे, परंतु भविष्य में आने वाली समस्याओं का हल उसी संविधान में जोड़ दिया गया था। संविधान संशोधन के रूप में संविधान में इस प्रकार का प्रावधान किया गया था कि भविष्य में अगर कोई समस्या आती है किसी अनुच्छेद को लेकर या संविधान में किए गए प्रावधान से कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या से निजात पाने के लिए संविधान संशोधन, मतलब संविधान में कोई ऐसा प्रावधान है जो उस समय के आधार पर सेट नहीं हो पा रहा है, भविष्य में उसमें थोड़ा बदलाव करना है, तो उस बदलाव को संविधान संशोधन किया गया था। देखिए, हमारे संविधान में शुरुआती चरण में एक जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो या विधानसभा का हो, उन सबकी योग्यताएं निर्धारित कर दी गई है। साथ उनके कामकाज क्या है, जनता से उनके रिश्ते कैसे रहेंगे, इन सबको भी संविधान में बता दिया गया है, जिससे भविष्य में हमारे जो प्रतिनिधि है वो हम पर शासन करें तो जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं को ध्यान में रखकर करें। देखिए, हमारे संविधान था, इसके सपने और जो बुनियादी मूल्य थे उनमें बहुत से लोगों की आशाएं जुड़ी हुई थी। भारत की आजादी में योगदान देने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहता था कि आजादी के बाद में हम लोगों को इस प्रकार की पीड़ाओं का सामना ना करना पड़े। इसलिए वो चाहते थे कि एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जाए जो संविधान भारत को श्रेष्ठ बनाए और यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को न्याय मिले। इसलिए हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की सूची बनाई गई है, जिन सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। सबसे पहले संघ सूची आती है, जिसके ऊपर कानून बनाने की जिम्मेदारी, अधिकार जो है केंद्र सरकार को दिया गया है। इस संघ सूची को हम केंद्र सूची भी कहते हैं। इसमें लगभग 100 विषय होते हैं जिन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, उसमें राज्य किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करेंगे। दूसरी सूची आती है राज्य सूची, उस पर कानून बनाने का प्रावधान, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कानून सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है। अब वो राज्य सरकार जब कानून बनाएगी तो उसमें केंद्र सरकार किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं देगी, मतलब वहां पर वो जो कानून राज्य सरकार बनाएगी वो कानून सिर्फ राज्य तक सीमित होंगे, जबकि केंद्र सरकार की सूची के द्वारा बनाए गए कानून पूरे देश में या केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सभी केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होंगे। जबकि तीसरी सूची जो बनाई गई थी वह सूची थी समवर्ती सूची। नाम से जाहिर है, समवर्ती मतलब राज्य और केंद्र सरकार दोनों को इस पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया था कि आप दोनों में से कोई भी कानून बना सकते हैं। परंतु अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में समवर्ती सूची के किसी कानून को लेकर विवाद होता है तो उस विवादों की स्थिति में न्यायपालिका में जाएंगे और जब भी कोई ऐसा विवाद होता है तो उस विवादों में केंद्र सरकार के कानून को प्रमुखता दी जाएगी, ऐसा संविधान में दर्ज कर दिया गया है। संसद के अधीन होकर हमारे यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका, कानून बनाने का काम विधायिका का है और उस कानून को लागू कराने का कार्य कार्यपालिका का है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिपरिषद आता है। जबकि
दोनों में, कार्यपालिका विधायिका में किसी कानून को लेकर कोई विवाद होता है तो उस विवादों का निपटारा करने के लिए यहाँ पर न्यायपालिका बनाई गई है।